अच्छा, वैसे अगर बेंजिमा की करंट सिचुएशन को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि यार इस पूरे डिसीजन की वजह से, ऑफ कोर्स यार आई थिंक मेरे को लगता है करीम बेंजिमा का डिसीजन चाहे रियल मैड्रिड में रुकने का हो चाहे उसको छोड़ के जाने का हो, पर रियल मैड्रिड का कोई फैन करीम बेंजिमा को किसी चीज़ के लिए एक्यूज नहीं करेगा, और उसी ग्रुप में मैं भी हूं। बट मेरा बस एक ओपिनियन है, क्या इस डिसीजन के चलते रियल मैड्रिड होपलेस और क्लूलेस ना हो जाए आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। और उसमें जब आप ये हालैंड एम्बापे का तड़का लगा देते हो ना कि 2024 में हम एम्बापे को लेके आने वाले हैं या नहीं लेके आने वाले हैं, उस पे हमारे बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग है। डू लेट मी नो कि आपको इस समर ट्रांसफर विंडो में एक स्टॉप गैप साइनिंग चाहिए जो कि एम्बापे के आने से पहले की चीज को संभाल ले, या फिर आपको एक्चुअली में अभी इसी समर में स्टेटमेंट साइनिंग चाहिए। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो वो आती है यहाँ पर करीम बेंजिमा से। कल के एपिसोड में हमने पहली बार इस चीज पे एक्सप्लोरेटरी डिस्कशन करा था कि भाई कैसे यहाँ पर सऊदी का जो ऑफर है वो कहीं ना कहीं करीम बेंजिमा को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखा रहा है और कहीं ना कहीं उसको कन्विंस करने में भी सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन कल की अगर हम पूरे दिन की बात करें, कल की अगर हम पूरे फुटबॉल स्केड्यूल की बात करें, तो यहाँ पर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें या फिर हम अगर हम यहाँ पर रिलायबिलिटी बात करें, रेलेवो की बात करें, एथलेटिक की बात करें, तो उन सब ने सबसे पहले दो चीजें कंफर्म करी। उन्होंने पहली चीजें कंफर्म करी कि जो सऊदी का ऑफर है वो लेजिट 200 मिलियन 2 साल के लिए है, और एक कंफर्म है कि टेबल पे ऑफर है। कुछ हद तक ये भी बताया गया है कि रियल मैड्रिड के एक सीनियर प्लेयर ने ये कंफर्म किया कि ड्रेसिंग रूम में आज से 3-4 हफ्ते पहले करीम बेंजिमा ने इस चीज के रिगार्डिंग बात करी थी कि उसको शायद से सऊदी अरेबिया से ऑफर मिल रहा है। हाउएवर उसने तब भी नहीं बताया था हाँ ना, और अभी भी इवन दो रिपोर्ट्स कहते हैं कि उसने अपना डिसीजन बना लिया है, लेकिन उसने यहां पर किसी को नहीं बताया है। दूसरी जो चीज यहां पर क्लेम की जा रही है वो ये है कि भैया देखो, करीम बेंजिमा यहां पर रियल मैड्रिड को बता चुका है कि मैं इसको सीरियसली कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन अभी भी जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो अभी भी यहां पर हाँ ना के बीच में टटोल रहा हूं। काफी लोग कह रहे हैं कि क्या सही में ही अभी तक ऑलरेडी, देखो मैं तुमको बता दूं, डेवलपमेंट तो ऐसे है कि प्री सीजन के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाली है रियल मैड्रिड, उसके वीजा एप्लीकेशन में भी करीम बेंजिमा ने पार्टिसिपेट किया है। यानी कि आने वाले, अगर हम उसकी बात करें, रियल मैड्रिड किट्स की बात करें, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए भी बेंजिमा अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। इससे कंफर्म तो ये है कि रियल मैड्रिड थोड़ी बेचैन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पेशेंस भी रख रही है और वो मान के चल रही है कि करीम बेंजिमा अगर रुकता है तो क्या करना है, और अगर नहीं रुकता है तो यहां पर हमको क्या करना है। अगेन जैसा कल का एपिसोड था, आज भी कोई ज्यादा सिचुएशन बदली नहीं है। रॉबर्टो फर्मिनो, जोसेलू की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं रियल मैड्रिड कैंप में जो कि इन दोनों प्लेयर्स में से लेके आना चाहते हैं, और सोलली बेट यहां पर यह है कि जब रॉबर्टो फर्मिनो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जोसेलू की बात करें एब्सोल्युटली यहां पर एक्सप्लोसिव प्लेयर है, ये चीज मेक श्योर करेगी किलियन एम्बापे 2024 में मत डिडा जाए। वहीं दूसरा साइड ये है कि जो चाहते हैं कि विक्टर ओसिमन की बात करें, हैरी केन की बात करें, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि कार्लो को चाहिए भी, और कहीं ना कहीं ये एंड कर सकते हैं किलियन एम्बापे के यहां पर आने के पूरे ड्रीम को। अब यहां पर सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि काफी लोग ये बता रहे हैं कि भाई करीम बेंजिमा के पीछे एक सडन, मतलब बैलन डोर जीतने से पहले जब आपके बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है कि आप 2024 तक का अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं, आउट ऑफ एवरी प्लेयर करीम बेंजिमा वो प्लेयर था जिसको रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सबसे ज्यादा चाहिए था, और उसने उसको सबसे ज्यादा डिजर्व भी किया था। आई थिंक डिजर्व थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा क्योंकि मॉडरिच, क्रूज सब एक लेवल पे ही हैं, लेकिन उसको सबसे ज्यादा चाहिए था, उसको सबसे ज्यादा रुकना था रियल मैड्रिड में, ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा था। तो आखिरकार ऐसी क्या चीज होगी कि करीम बेंजिमा ने यहां पर रियल मैड्रिड को छोड़ने का डिसीजन बनाया। अब इसके पीछे यहां पर 3 रीजन बताए जा रहे हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि इस सीजन बहुत इरेगुलर रहा है बेंजिमा, डिस्पाइट उसने गोल स्कोर किए हैं, डिस्पाइट उसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन वो इरेगुलर रहा है और क्रिटिसिज्म भी उसको देखने को मिला है। प्राइम एग्जांपल पिछले सीजन की अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा तगड़ी थी, उससे कंपैरिजन भाई होता ही है, लाइक नॉर्मलाइज अगर करे तो होता ही है। दूसरी चीज यहां पर यह कि ओल्ड गार्ड, करीम बेंजिमा ये मानता है कि कहीं ना कहीं लुका मॉड्रिच की बात करें, टोनी क्रूज की बात करें, सबायोस की
नाचो की बात करें या फिर अगर हम किसी और सीनियर प्लेयर की बात करें, तो जैसे जैसे यंग ब्लड आता रहेगा, चाहे कारवाहल की भी बात करें, जैसे जैसे यंग ब्लड आता रहेगा यहाँ पर चीजें बेंच पे शिफ्ट होती रहेंगी। मार्सेलो के साथ हमने ये देखा था, आने वाले टाइम में हम यहाँ पर टोनी क्रूस और मॉड्रिच के साथ भी यही देखेंगे। ऐसे में बेंजेमा का ये मानना है कि अगर मेरे को इस साल कहीं ना कहीं अगर कोई नया मैनेजर आता है, जो कि अगेन तीसरा पॉइंट है, तो वो या तो शायद से दूसरा स्ट्राइकर लेके आ सकता है बैकअप को और उसको ज्यादा खिलाए, और करीम बेंजेमा को बेंच पे शिफ्ट कर सकता है, इसका डर भी है। और जैसे मैंने तुमको कहा कि तीसरा पॉइंट एंसेलोटी का फ्यूचर क्या है वो भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है। अच्छा, एक चीज मेरे को ये लग रही है कि करीम बेंजेमा एंसेलोटी के चक्कर में निकल रहा है, इसका मतलब एंसेलोटी भी जा रहा है क्या? लाइक एंजेलोटी को लेके यार अभी भी लाइक बहुत अंदर के जो खबर है ना 50-50 बटे हुए कि वो रुकेगा, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस की अच्छी पटती है उससे। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि क्योंकि ब्राज़ील जैसी टीम अभी भी उसका वेट कर रही है और खुलेआम कह रही है कि हमको एंजेलोटी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेक श्योर किया जा रहा है कि एट मोमेंट तक भी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। खैर, इसी के साथ सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना से, तो भैया बार्सिलोना यहाँ पर अब कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी कैंप को, क्योंकि देखो यार काफ़ी लोग, मैं तो बताऊँ, कल के एपिसोड के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो वहां पे लोग लिख रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा बिठाया जा रहा है, और दिव्यांश शायद से थोड़ा बायस दिख रहा है कि मेसी को सऊदी जाना चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सही मैं बताऊं, जिस को तुम अपना मानते हो मैं भी उसी सोर्सेस को पढ़ता हूं। बस फर्क इतना होता है कि जहां ट्विटर पे हमको हेडलाइन देखने को मिलती है, वहां पर मैं रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूं। अगर मैं रेलोवो की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर फुट मर्सेटो की बात करूं, या फिर इवन मैं अगर फ्रेंच रिपोर्ट्स या फिर एल मुंडो स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करूं, तो यहां पर अभी ये बताया जा रहा है कि मेसी और मेसी का क्लैन अलग तरीके से काम कर रहा है। जहां मेसी के फादर और ब्रदर इस समय पूरी तरीके से सऊदी को लेकर कन्विंस्ड है, वहीं मेसी अभी भी थोड़ा सा नर्वस है इस चीज को लेकर कि बारसा को ऑफर टेबल तक कब आएगा। ऐसे में यहां पर अब ये अपडेट बताई जा रही है कि बार्सिलोना का जो ये वाला सिस्टम है कि यार लाइक थोड़ा पैसों को लेके सिस्टम है कि भाई पैसा चाहे कम कमाए, लेकिन ये जो पूरा का पूरा रियूनियन वाला सिस्टम है, हम तो उसके बेसिस पे यहां पर बेच देंगे पूरी डील लियोनेल मेसी को। ये काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन सिर्फ मेसी का नहीं है बल्कि उसकी फैमिली का भी है। ऐसे में यहां पर बार्सिलोना एक बार फिर से ला लीगा के साथ बैठने वाली है अपने वायबिलिटी प्लान को डिस्कस करने के लिए, और इस बार शायद से सैलरीज अच्छी खासी होंगी। जो पूरा का पूरा सिस्टम है बार्सिलोना का, वो नंबर्स पे आने वाला है कि भैया कैसे भी करके नंबर्स इतने इंप्रेसिव, एटलीस्ट उतने इंप्रेसिव कर दें जहां पर मेसी के फादर और ब्रदर कन्विंस्ड हो जाए। वहीं अगर बात करें सऊदी की, 600 मिलियन एक सीजन का, 1.2 बिलियन यूरोज 2 सीजन के लियोनेल मेसी को ऑफर किए जा रहे हैं। और ऐसे में मैंने तुमको कल की अपडेट भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं, मेसी के फादर को और उसके भाई को सबसे ज्यादा कमीशन मिलने वाला है वर्ल्ड की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। भाई ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपको समझ में आ रहा है कि ये पैसों का लेन देन हो रहा है, लेकिन पैसों का लेन देन ये पेरेज, अगर हम लेपोर्ता, ये ग्लेज, इन प्रेसिडेंट से नहीं, सऊदी की सरकार से, एंड दैट्स अ बिग डील। हम माने ना माने हम कमरे में, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स पे आ जाती है तो पावर इज एवरीथिंग। इसका प्राइम एग्जांपल किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड और फ्रेंच लाइक प्राइम मिनिस्टर एमेनुएल मैक्रोन, पूरा कतर भी उसमें इन्वॉल्व था। खैर, अब इसी के साथ अगर हम बात करें नेमार की, तो मैं नेमार के रिगार्डिंग ये अपडेट है, वैसे तो कुछ खुल के सामने नहीं आया, लेकिन एक इनडायरेक्ट रिपोर्ट हमें आई है जो कि तुमको उसका जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर पता लगने में आसानी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो कंफर्म हो चुका है कि नेमार अभी के तौर पे एज ऑफ नाउ यहाँ पर सीधे सीधे या तो पीएसजी में रुकने वाला है या फिर अगला क्लब उसका मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा। इस चीज पे नेमार कन्विंस्ड है। अब नेमार और मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो प्रोसेस है वो अभी भी प्रिलिमिनरी है, मतलब ऐसा कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, टेबल पे कुछ आया नहीं है, टेबल पे बैठे भी नहीं है एलिजिडली। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो ये कि अगर कतर की बात करें, तुमको पता है QSI की बात करें, जो कि लाइक PSG भी उनके माई बाप है, तो वहां पर यह सिस्टम बताया जा रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि क्योंकि तुमको हाल ही में मैंने बताया था कि QSI सैंटोस यानी कि ब्राजील का एक क्लब सैंटोस को खरीदने के चक्कर में है। ऐसे में तुमको पता है नेमार काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है और इस पूरे टेकओवर में नेमार के फादर एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें, यही चीज लाइक इम्प्लीकेट करती है कि वहां पर मदद करना, ये भी नेगोशिएशन को इजी करना रहेगा कि कैसे QSI मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर अनथनथनी के अगर टेक ओवर हो जाता है तो वहां पर नेमार का एक्विजिशन सबसे ज्यादा इजी होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि नेमार की फादर की अच्छी पटती है। ये जो पटने पटाने और पॉलिटिक्स का खेल होता है ना, काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। अगेन अब तुम पूछोगे कि जब अनथनथनी पे बात ही कर दी तो यूनाइटेड की सेल की बता दो। तो यूनाइटेड के सेल पे देखो अभी सिस्टम ये बन रहा है कि एज ऑफ नाउ कुछ कॉन्क्रीट
अपडेट नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम ESPN, स्काई स्पोर्ट्स इन सारी इंग्लिश मीडिया की बात करें तो वो मानती हैं कि अभी भी सर जिम रैटक्लिफ ही अभी लीडिंग बिडर है और लीडिंग कैंडिडेट है, और इसका सोल रीजन ये है कि वो ग्लेजर्स को रख रहा है, दैट्स इट। अंथंतिने ने मना कर दिया कि ग्लेजर्स की कोई जरूरत नहीं है, निकल लो क्लब से। रैटक्लिफ यहां पर उनको रख रहा है। अब वो है, इसका मतलब उनकी आवाज भी रहेगी, उनकी आवाज रहेगी तो उनका स्टेक भी रहेगा, उनका स्टेक भी रहेगा तो इसका मतलब यूनाइटेड वापस से पहला जैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। और इस चीज को लेके सब लोग बहुत गुस्सा है। खैर, इसी के साथ अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो रोनाल्डो को भाई इंजरी हुई है, और सऊदी, अगर रोशनाबाद सऊदी लीग की बात करें तो उसका जो लास्ट लीग गेम है रोनाल्डो उसको मिस करता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द मसल स्ट्रेन। साथ ही अगर बात करें यहां पर जॉर्ज मेंडेस की, तुमको पता है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के आखिरी के दिन थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2.0 के, तो यहां पर कहीं ना कहीं जॉर्ज मेंडेस और रोनाल्डो में एलिजिटली बताया गया था कि भाई यहां पर थोड़ी सी लड़ाई ज्यादा होती हुई दिख रही है। ऐसे में यहां पर अब जॉर्ज मेंडेस ने इस पे खुल के सामने आया, और उन्होंने एज ऑफ नाउ ये तो नहीं बताया कि उस टाइम क्या हुआ था, जो कि सबको पता है कि भाई रोनाल्डो को बायर्न और चेल्सी चाहिए थी, लेकिन जॉर्ज मेंडेस उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाया। और साथ ही यहां पर जॉर्ज मेंडेस इस चीज से भी खुश नहीं था कि रोनाल्डो ने पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू क्यों दिया। अब यहां पर जॉर्ज मेंडेस ने यह चीज बताया कि देखो, सबसे पहले तो मेरे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में कुछ खराब नहीं है, वो अभी भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त है, और साथ ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला वही होता है, शुगर कोटिंग वाली जो करते हैं मेसी रोनाल्डो क्लैन वाले। तो उन्होंने यही चीज है बकरचोदी काटी, और उसके बाद यहां पर उसने कहा कि सब सेट है, सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बढ़िया है, बस हो गया, निपट गया सब सिस्टम। साथ ही यहां पर जो इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, अब यहां पर अगर हम बाकी की चेल्सी से बात करें तो भाई यहां पर पोचेटिनो ने कंफर्म कर दिया कि जाओ फेलिक्स यहां पर चेल्सी के उसके प्रोजेक्ट में नहीं है, और कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एथलेटिको के प्रेसिडेंट ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया कि जाओ फेलिक्स वापस आने वाला है। अब एथलेटिको मैड्रिड के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है कि जहां उनका सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में इतना प्यारा कमबैक आया है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि डिएगो, अगर हम सिमियोनी की बात करें, उसका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, और उसके कंटिन्यूटी पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खड़े पे क्यों अटक जाता हूं मैं, बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीजमैन के फ्यूचर को लेके और जाओ फेलिक्स के फ्यूचर को लेके और खुद सिमियोनी के फ्यूचर को लेके क्या प्रोजेक्ट है एथलेटिको मैड्रिड का, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग जावी के इंटरव्यू की, तो जावी ने अपने इंटरव्यू में ये चीज कंफर्म किया कि यार देखो, जाओ कैंसेलो का प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया यार मुझे। सबसे पहले हमने मैनचेस्टर सिटी से बात करी तो सिटी ने ये कहा कि हाँ, जाओ कैंसेलो अवेलेबल है, तुम उसको खरीद सकते हो। उसके बाद यहां पर कंफर्म बताया गया कि भाई हमको पहले कहा गया कि ठीक है, टेबल पे बैठते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, और उसके बाद यहां पर जाओ कैंसेलो के रिगार्डिंग ये अपडेट मिलती है कि मैनचेस्टर सिटी में पर्टिकुलरली पेप गार्डियोला ने इस पे वीटो कर दिया कि जाओ कैंसेलो बार्सिलोना को नहीं जाना चाहिए, जाओ कैंसेलो बार्सिलोना में नहीं बिकना चाहिए, और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पेप गार्डियोला ने वीटो कराया। ये खुद जावी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले कुछ और अपडेट्स की, सबसे पहले भाई मार्को असेंसियो की बात करें तो वो भाई साहब अब यहां पर एस्टन विला को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत क्लोज है। बताया जा रहा है कि यहां पर अगर जुवेंटस की बात करें और एसी मिलान की बात करें, उन दोनों ऑफर्स को ठुकरा के एस्टन विला में अंडर उनाई एमरी यहां पर एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं मार्को असेंसियो, और 8 मिलियन की कुछ सैलरी है। यार यूवेंटस तो ठीक, यार देखो सही बताऊं तो स्टेबल मिलान भी नहीं है, स्टेबल यूवेंटस भी नहीं है, यूवेंटस तो बिल्कुल भी नहीं है। उस मामले में एस्टन विला का जो प्रोजेक्ट और ये पूरा प्रीमियर लीग हाइप जो है वो खींच लेता है अपने आप, तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल डिसीजन है। इसी के साथ अगर नाचो की बात करें तो भाई नाचो की तरफ से भी कोई ऐसी ग्रीन लाइट नहीं है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला है। ऐसे में बताया गया है कि भाई सीधी सीधी बात है, नाचो के पास एक इंटरनेशनल का ऑफर है जिसको अभी तक उसने हाँ नहीं की है। नेमार के रिगार्डिंग एक चीज और बताई गई है कि नेमार को सऊदी से ऑफर मिल रहा है, एक क्लब है सऊदी प्रो लीग का, लेकिन एनोनिमस है क्लब, पता नहीं कौन सा क्लब है, लेकिन ऑफर मिल रहा है, 200 मिलियन का पर सीजन का ऑफर मिला है, लेकिन नेमार ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको अभी भी यूरोप में ही रुकना है। इसी के साथ अगर ट्रांसफर स्टोरीज में बात करें आर्सेनल की, तो एमएलएस मित्रोवे जिसका ये वाला सीजन खराब रहा सर्जरी की वजह से और उसको टाइम भी नहीं मिला, लेकिन ऐसे में यहां पर एमएलएस मित्रोवे को लेके अभी भी जो आर्सेनल आर्टेटा और आर्सेनल दोनों बुलिश हैं कि भाई एमएलएस मित्रोवे बुकायो साका इनको फर्दर डेवलप करना है। आप अगर आर्सेनल की आपने डॉक्यूमेंट्री देखे तो आपको पता है कि एमएलएस मित्रोवे का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा हाई है, डिस्पाइट कि ये वाला सीजन इतना रेगुलर और इतना शाइनिंग नहीं रहा। एमएलएस मित्रोवे अभी भी बहुत बड़ा फंडामेंटल पीस है आर्सेनल के इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।